हमारे चैनल पर आप लोगों का फिर स्वागत है एक बार। पास वे नक्शे ऑफ सक्सेस पर हमने 12वीं क्लास के हिस्ट्री के पहला चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने डील करके आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस थे फर्स्ट चैप्टर के 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 8 मार्क्स वाले, सारे मैंने कवर कर दिए पिछले वीडियो में। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। 12वीं क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट बुक के जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, ठीक है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में रहा। इसके बारे में हम बात करेंगे और पढ़ेंगे। इसके भी टॉपिक बाय टॉपिक सारे कुछ हम डील करेंगे। इसके बाद इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये 600 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी है क्या। बहुत सारे बच्चों को आज भी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में ये है क्या, क्योंकि मैं क्लास में जब भी पढ़ाता हूं मैं देखता हूं कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं ईस्वी पूर्व ईस्वी में क्या अंतर है, या 600 ईस्वी से पूर्व से 600 ईस्वी कितने वर्ष होंगे। तो इसको मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, आसानी से जो समझ में आ जाए, और फिर हम इसके बाद आगे बात करेंगे इसके टॉपिक पे। सबसे पहले इसमें हम एक लाइन खींच लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और एक पॉइंट हम रख लेते हैं बीच में यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब हमें इसमें दोनों को डिवाइड करना है, 600 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी। तो हम सबसे पहले इधर चलेंगे, ठीक है, इस साइड में हम चलते हैं और फिर देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से इसको हम डिसाइड करते हैं। तो हम इसको मानते हैं 100, इसको हम मानते हैं 200, ये हो गया हमारा 300, ये हो गया हमारा 400, ये हो गया हमारा 500। आगे बढ़ते हैं, इसे हम 600 रख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ये 700। ठीक, क्या है ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये मैंने लिखा है ईस्वी पूर्व। क्या है ये? ईस्वी पूर्व। साधारणतः आजकल किताबों में आप लोगों को नोटबुक में लिखा हुआ आता है इसी को इंग्लिश में BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसे आगे भी देखते हैं 100 के, इस साइड देखते हैं हम 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। इसको हम लिखते हैं ईस्वी। क्या है ये? ईस्वी। इसको इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? BC। क्या लिखेंगे? BC, या फिर आजकल कॉमन जो इसके लिए शब्द यूज होने लग गया है ये है CE, कॉमन एरा, ठीक है, ये लिखते हैं। अब इसको बांटा कैसे गया ये ध्यान से देखना है कि जो ये ईस्वी पूर्व वाला जो समय है ये वाला, ये आप लोग देखेंगे कि इधर से घटते हुए क्रम में चल रहा है। 100, 600, 400 और इसके 500, 400, 300, 200 और 100, और इसको हम कॉमन जीरो मान लेते हैं। और यहां से देखेंगे आप तो 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहां से ये इस तरफ से घटते हुए क्रम में चल रहा है, और यहां से ये जीरो के बाद में ये इधर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। यहां से यहां जीरो पे आ रहा है और यहां से ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। मतलब कि इसको बांटा गया है ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला जो समय होता है, इधर वाले काल, इसको हम ईस्वी पूर्व में रखते हैं, और इधर वाले काल को हम ईस्वी में रखते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं, देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला 600 ईस्वी पूर्व और ये 600 ईस्वी। तो अब हम काउंट करें अगर कि ये टोटल कितने वर्ष बनता है, तो इसको अगर हम वर्ष में काउंट करके देखें तो देखिए यहाँ पर एक मैं लाइन खींच देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि 600 ईस्वी पूर्व है ये, तो हम 600 ईस्वी पूर्व वाला ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन ये हो गया, और इधर कह रहा 600 ईस्वी, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं 600 ईस्वी, ठीक। और इसको अब हम यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया। इसी बीच के काल को हम पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर में। अब ये कितने वर्ष होते हैं इसको हम काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ 600 आ जाएगा जीरो होते होते, और फिर यहाँ से 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो 600 साल इधर, 600 वर्ष इधर, और इधर भी 600 वर्ष इधर, ठीक। इधर घटते हुए क्रम में 600 वर्ष इधर निकला और 600 वर्ष इधर, तो टोटल कितना वर्ष हो गया? ये लाइन हमारी कितनी बार है? टोटल 1200 वर्ष,
ठीक। तो ये हम जो टोटल पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की जो हम बात कर रहे हैं, ये टोटल 1200 साल होते हैं। इस 1200 सालों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम ईस्वी सन को काउंट करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को लिख के समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईस्वी सन और ईस्वी क्या होता है। ठीक है, तो इधर वाले को मैंने बताया ये बीसी है, ये सी है, इसको हम इंग्लिश में ईस्वी बोलते हैं और इसको हम ईस्वी पूर्व बोलते हैं। टोटल ये 1200 वर्ष का होगा ड्यूरेशन टाइम। हम इसी चैप्टर को हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे पढ़ते हुए। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम कभी अगले वीडियो में कभी बनाऊंगा तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को एक बार और, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था हमने, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि हड़प्पा जो सभ्यता था हमारा, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। हमने जो पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा अभी जस्ट हमने खत्म किया है हड़प्पा। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता ये कैसा था, ये शहरी सभ्यता थी। कैसी थी ये थी शहरी हमारी सभ्यता। हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, उसको हमने शहरी सभ्यता के रूप में पढ़ा था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में हमने हड़प्पा सभ्यता के शुरुआत और अंत तक हमने कर लिया था सारा। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद करीबन 1-1.5 साल पहले क्या हुआ और उसके बाद हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लगभग 150 वर्षों तक, हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के लगभग 150 वर्षों के बाद तक के अंतराल में कहे तो हम उपमहाद्वीप, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, उपमहाद्वीप, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है ये पूरा, इसको हम उपमहाद्वीप के रूप में देखते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप। तो इस उपमहाद्वीप के अंदर 150 वर्षों में या 1,500 सालों में क्या बदलाव हुआ उसी के बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के 1,500 वर्ष बाद, 1,500 में क्यों कह रहा हूं, देखिए हड़प्पा सभ्यता मैंने पढ़ाया था आप लोगों को 2600 बीसीई। ठीक है, यही पढ़ाया था 2600 बीसीई से लेकर के 1900 बीसीई के बारे में। ठीक है, हमने यही ड्यूरेशन टाइम रखा था हड़प्पा सभ्यता का। मैंने बताया इसके 1,500 वर्ष बाद, क्या कह रहा हूं मैं, 1,500 वर्ष बाद, तब 19 में से हम 1,500 वर्ष भी निकाल देंगे, लगभग ये है, तो यही 600 ईस्वी बच जाएगा। 1900 में से हम 1,500 निकालते तो जैसे बचेगा 400 ईस्वी, बट हम 600 ईस्वी से इसमें पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, तो ये 1,500 जो वर्ष बाद होता है, 1,500 वर्ष बाद उपमहाद्वीप के कई हिस्से में नए बदलाव हुए और उसी समय 1,500 वर्ष बाद सिंधु घाटी और उसकी जितनी भी उप नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, सिंधु घाटी की सहायक नदियों के आसपास में लोगों का बसावट हो गया था और सिंधु घाटी उसके सहायक नदियों के आसपास में जो लोग बसे हुए थे, उन लोगों ने वेदों की रचना शुरू की। कौन से वेदों का रचना शुरू किया, उसमें से आप लोगों ने पढ़ा ऋग वेद। ठीक है, मतलब ये जो ऋग वेद है, ये भारत का जो हमारे वेद हैं, चारों वेदों के बारे में सुना होगा, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों में से जो ऋग वेद हमारा है, ये वाला, ये ऋग वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। और जो सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के आसपास में जो लोग रहते थे, उन लोगों ने ही ऋग वेद की रचना शुरू कर दी थी। तो इसी टर्म में ऋग वेद की रचना शुरू हुई। तो यहाँ आपको याद रखना है ऋग वेद के बारे में कि ऋग वेद की रचनाएं शुरू हुई। इसी समय देखते हैं हम, इसी समय उत्तर भारत में तेजी से विकास होना शुरू हुआ। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में भी कृषि करने वाले लोग और पशुपालन करने वाले लोगों ने अपना निवास बसाना शुरू कर दिया था। कहां पर, दक्षिण भारत में कृषि कार्य और अपना निवास बसाना शुरू कर दिया था। ये मैं कावेरी नदी जो है उसके आसपास वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा हूं। और इसके बाद में हम फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं
तो मध्य प्रदेश से लेकर के दक्कन वाले हिस्से जो है, दक्षिण भारत वाले, उस हिस्से में लोगों के अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं। अंत्येष्टि मतलब कि लोगों की मृत्यु के बाद में जब उनको दफनाया गया था, उन दफनाए हुए जो कब्रिस्तान थी उसके साक्ष्य मिलते हैं। उन्हें महापाषाण कहा गया है क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों से उनका निर्माण किया गया था कब्रों का, तो इसलिए उसे महापाषाण कहा गया है। तो ये हो गया एक सामान्य सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो मैंने आप लोगों को समझाया भी और बताया कि हमने हड़प्पा सभ्यता के बाद किस प्रकार से हम इसमें एंट्री करेंगे और 1500 वर्षों बाद उपमहाद्वीप में किस प्रकार से विकास होगा और ऋग्वेद की रचना कैसे शुरू होगी, और इसके बाद में कृषि कार्य दक्षिण भारत में कैसे शुरू होगा, और फिर इसके बाद में लोगों को दफनाने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखिए बारी बारी से जो लिखा हुआ ये राजा, किसान और नगरों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। उससे पहले इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द आने वाले हैं उन हम शब्दों के बारे में बात करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अभिलेखों के बारे में। आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि ये लिखा होता है जगह जगह पर इतिहास में अभिलेख, अभिलेख, ठीक। अभिलेख, अगर जो बच्चा इतिहास का स्टूडेंट रहा है, जो बच्चा इतिहास पढ़ता है, कहीं ना कहीं अभिलेख के बारे में वो सुना होगा। दो शब्द सामान्य तौर पर इतिहास में आपको सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक अभिलेख और एक होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि, ठीक, पांडुलिपि। इन दोनों शब्दों को तो डेफिनेटली इतिहास का स्टूडेंट जानता होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभिलेखों के बारे में बात करेंगे कि ये अभिलेख होते क्या हैं, अभिलेख क्या होते हैं। देखिए अभिलेखों की अगर मैं बात करूं तो अभिलेख का मतलब होता है एक ऐसा लेख, अभिलेख का मतलब है एक ऐसा लेख जिसको, अभिलेख का मतलब होता है एक ऐसा लेख जिसको पत्थर पे, धातु पर, मिट्टी के बर्तन पर, किसी ठोस सतह के ऊपर खोद करके लिखा गया लेख जो होता है उसे हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का प्रयोग सामान्य तौर पर प्राचीन भारत में बहुत होता था। खास तौर से सबसे ज्यादा अभिलेखों का निर्माण जो कराया गया वो अशोक के काल में कराया गया। वही अशोक जिसको बौद्ध धर्म सबसे महानतम मौर्य राजा मानता था। मौर्यों में सबसे महानतम राजा अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अशोक को माना गया है, और अशोक ने ही भारत में अभिलेखों की प्रक्रिया भी शुरू कराया और इसी के काल में सबसे ज्यादा अभिलेख बनवाए गए। तो अगर हम अभिलेखों के बारे में बात करें कि अभिलेख होता क्या है, तो देखिए अभिलेख हम उन्हें कहते हैं, अभिलेख हम उन्हें कहते हैं जो पत्थरों, ठीक, पत्थरों के ऊपर, इसके बाद में धातुओं के ऊपर, धातु, इसके बाद में मिट्टी, देखिए अभिलेख हम उन्हें कहते हैं जो पत्थरों, धातु, मिट्टी जैसी कठोर सतहों पर लिखी जाती थी, ठीक है। अभिलेख किसे कहेंगे हम, अभिलेख हम उन्हें कहेंगे जो पत्थरों, धातु, मिट्टी जैसी कठोर सतहों पर खुदाई करके लिखा जाता था, उसे अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेखों के बारे में बार बार इतिहास में पूछता है, ठीक है, तो उसे हम बताएंगे कि अभिलेख अगर पूछता है तो बताएंगे हम कि पत्थरों पर, धातु पर, मिट्टी पर, कठोर सतहों पर खुदा होना या खोद करके लिखना अभिलेख कहलाता है, ठीक है। तो ये प्राचीन काल की प्रक्रिया है लिखने की। तो ये हो गया हमारा अभिलेख, अभिलेखों के बारे में आप लोगों को पता चला, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इसमें ऐसे पांडुलिपियों का जिक्र आएगा बाद में, देखते हैं हम पांडुलिपियों के बारे में अगर बात आता है तो पांडुलिपि हम उसे कहते हैं जिसको कि सरकंडे की नोक से, सरकंडे की एक डंडी लेकर के उसे नोक बनाया जाता था और इंक में डुबो करके ताड़ पत्रों के ऊपर और पेड़ के छालों के ऊपर जब लिखा जाता था तो उसे हम पांडुलिपि
कहते थे या कहते हैं उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये हो गया आपका अभिलेख और पांडुलिपि। ये दोनों इतिहास में आने वाली प्रमुख शब्द हैं और बार बार ये चीजें आती रहती हैं। तो आपको पांडुलिपि और अभिलेखों के बारे में जानकारी मिला। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अब आगे हम देखें अगर तो अभिलेखों के अध्ययन के बारे में बता रहा हूं मैं। देखिए अगला जो एक आता है शब्द अभिलेखों, अभिलेखों का, ध्यान से देखिए, अभिलेखों का अध्ययन। ये पूछता है बार बार इतिहास में कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछेगा तो आपको आंसर क्या करना होगा। देखिए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताएंगे कि अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र क्या बोलते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो बताएंगे अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिलेख और अभिलेखों का अध्ययन। हम आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। अगला पढ़ना है हमें कि जो अभिलेख लिखे गए थे, देखिए सामान्य तौर पर अभिलेख जो लिखे गए, अभिलेख जब अभिलेख लिखे गए थे, अभिलेखों में कुछ शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, इसको आगे चलकर के इतिहासकार या फिर पुरातत्वविद खोज करके हमें बताते हैं। अभिलेखों में सामान्यतः अगर हम देखें, कब देखते हैं हम, 250 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। कब की, 250 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व मतलब बीसीई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 250 ईस्वी पूर्व में अभिलेखों में जो अ शब्द है, अ, ठीक है, ये अ जो वर्ण है, अवर्ण वाला जो है, अ को किस प्रकार से लिखा गया है 250 ईस्वी पूर्व में। 250 ईस्वी पूर्व में अगर आप लोग देखेंगे तो अ को कुछ इस तरह से लिखा गया है। कैसा, इस तरह से, जैसे तरह हम बनाते हैं इस तरह से पहले अ को लिखा गया है। ठीक, 250 ईस्वी पूर्व में अ को इस प्रकार से लिखा जाता था अभिलेखों के अंदर। अगर हम इसी को देखें कि इसके बाद में जो लिखा गया है 500, अगर हम ईस्वी में देखें 500 ईस्वी में, तो 500 ईस्वी में कैसे इसे लिखा गया है, अ अक्षर को ही 250 में इस अ को ऐसे लिखा जाता था। उसी प्रकार से अगर हम 500 में चले तो 500 में इसी अ को किस प्रकार से लिखा गया है, ये देखते हैं हम इसमें अभिलेखों में। तो इसी अ अक्षर को इन्होंने लगभग लगभग जैसे भ बनता है आजकल को, आजकल जो भ बनाते हैं हम, लगभग इसी तरह से अ को लिखा है, भ जैसा। कब, 250 ईस्वी पूर्व में लिखा है इन्होंने अ को इस तरह से त्र जैसा, और 500 ईस्वी के आसपास में अगर हम देखें तो अ अक्षर को इस तरह से लिखा जाता था अभिलेखों में। ठीक है, तो ये अभिलेखों में किस प्रकार से अ क श को पहचाना जाएगा उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अ कैसे लिखा गया था उस समय। ठीक है, तो इसके बाद इस चैप्टर में एक और शब्द आता है, उसको देखिए। इसमें आता है एक लिख करके, वो लिखा होता है जनपद। क्या लिखा होता है, जन और पद, जनपद। ठीक है, ये शब्द आता है लिख करके। अब पूछता है कि जनपद का मतलब क्या है, आप बताएं। जन और पद, आप लोग जब भी कहीं 12वीं क्लास के इतिहास की बुक, फर्स्ट बुक एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे जो मैं बता रहा हूं अभी, जनपद। ठीक है, अब देखिए जनपद का हम अर्थ देखते हैं, जनपद का अर्थ। ठीक है, जनपद का अर्थ देखते हैं हम कि जनपद का अर्थ क्या था। एक ऐसा भूखंड
एक ऐसा भूखंड, जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहां, जनपद का मतलब है एक ऐसा भूखंड जहां कई जन, जन मीन्स लोग, ठीक, लोग, जन का मतलब होता है लोग या फिर कुल या फिर जनजाति, कुल या फिर जनजाति, ठीक है। ये जनपद का अर्थ है, जनपद का अर्थ है ऐसा भूखंड जहां कई जन, लोग, कुल या जनजाति, ठीक है, अपना अपना पांव, अपना पांव रखे हों या फिर या बसे हों, ठीक है। जनपद का मतलब होता है एक ऐसा भूखंड जहां पर पहले कई जन, मतलब कि लोग हों, कुल हों आदि के लोग यहाँ पर अपना पांव रखे हों, या फिर इसका मतलब ये होता है जन मतलब लोग और पद मतलब पांव, तो अपना पांव रखे हों या बस गए हों, उसे जनपद कहा जाता है। जनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूखंड जहां पर पहले लोग अपना पैर रखे हों, पांव रखे हों या फिर वहां पर आकर के बस गए हों, उसे जनपद कहा जाता है। ये जनपद जो शब्द है, ये जनपद जो है ये प्राकृत और संस्कृत दोनों में इसका प्रयोग हुआ है। देखिए इस शब्द का, जनपद शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत, ठीक है। मतलब कहने का कि जो अभिलेख पहले प्राकृत भाषा में हो या संस्कृत भाषा में हो, इन दोनों ही भाषाओं में जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यही से जनपद से ही आगे चल करके महाजनपद वगैरह बनेगा। तो हमने पढ़ लिया अभी अभिलेख, पांडुलिपि, अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, जनपद क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया जनपद वगैरह सब। इसके बाद में हम देखेंगे अब आगे, देखिए एक चीज और है कि बार बार इतिहास में आता है कि बार बार ये आता है कि प्राचीनतम जो है, प्राचीनतम अभिलेख जो है प्राचीनतम जो अभिलेख है ये प्राकृत भाषाओं में, बार बार ये शब्द आता है कि प्राचीनतम जो अभिलेख लिखे गए हैं ये प्राकृत भाषाओं में है। किसमें है, प्राकृत भाषाओं में। इसी प्राकृत भाषा को हमें समझना है। हम पढ़ते लेते हैं बार बार कि प्राकृत भाषा क्या है, लेकिन प्राकृत भाषा के बारे में बच्चों को नहीं पता चल पाता है, तो हम इस प्राकृत भाषाओं के बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है। देखिए प्राकृत भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो आम लोगों की भाषा हो, ठीक है। अगर कहीं भी आता है कि प्राचीनतम जो अभिलेख हैं ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषाओं में, अगर प्राकृत भाषाओं की बात करता है तो प्राकृत भाषा जब भी आप बताएंगे तो ये आपको बताना होगा कि प्राकृत भाषा उसे कहते हैं जो आम लोगों की भाषा हो, उसे प्राकृत भाषा कहा गया। जो सामान्य जन बोलते होंगे उसे प्राकृत भाषा कहा गया। तो सबसे जो पुराने अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषाओं में मिले हैं, और प्राकृत भाषा का मतलब होता है, प्राकृत भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो आम लोगों की भाषा हो, आम जन की भाषा हो और सामान्य लोग बोलते हो, ठीक है। उसे जन सामान्य की भाषा को ही प्राकृत भाषा कहा गया है। देखिए तो ये प्राकृत भाषाओं के बारे में भी आपको पता चल गया,
ठीक है, कि प्राकृत भाषा होती क्या है, जो कि इतिहास में बार बार प्रयोग होता रहता है। अब हम आगे देखेंगे जो इसका जो सामान्य तौर पर इस चैप्टर में जो मेन जो शब्द जो आते थे, जहां साइड साइड से क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने बता दिया। अगर हम इस चैप्टर का पहला अगर हम टॉपिक देखें, इस चैप्टर का हम पहला अगर टॉपिक देखें, तो इसका पहला जो टॉपिक है, ये पहला मैं लिखता हूं, देखिए पहला जो टॉपिक है इसमें लिखा हुआ है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। क्या है? प्रिंसेप, ठीक है, ये नाम है प्रिंसेप और दूसरा है प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी, ये दो नाम आते हैं। पहला जो हमारा 12वीं क्लास के इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट बुक का, उसका पहला टॉपिक है ये प्रिंसेप और प्रियदर्शी। इन दोनों शब्दों को हमें बताना है कि ये है क्या, प्रिंसेप क्या है और प्रियदर्शी क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम प्रिंसेप के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे? प्रिंसेप के बारे में, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्रिंसेप एक व्यक्ति का नाम है, इसका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है इसका पूरा? जेम्स प्रिंसेप। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने पहली बार, ध्यान से सुनिए, इन्होंने पहली बार 1830 के दशक, ठीक, 1830 के दशक, अब अपनी किताब उठाकर पढ़ेंगे तो लिखा है उसमें कि जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार 1830 के दशक में भारत की सबसे पुरानी लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी का अर्थ निकाला था इन्होंने, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी का इन्होंने अर्थ निकाला था। ध्यान रखना है कि यहाँ पर साल नहीं लिखा हुआ है, दशक लिखा है। अगर मैं साल की बात करूं तो ये 1838, ठीक है, 1838 ईस्वी है ये, ठीक है। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1838 ईस्वी में, 30 का दशक है 1838। 1838 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हमारे भारत की सबसे पुरानी लिपियां खरोष्ठी और ब्राह्मी जो लिपि थी उसका इन्होंने अर्थ निकाला था। इस अर्थ निकालने से भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी बदलाव आता है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिससे कि हम जो लिपियां अभी हम पढ़ नहीं पा रहे थे, जिस इतिहास के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, उन इतिहासों को पढ़ने में हमें मदद मिलती है इनके ये कार्य से, जेम्स प्रिंसेप के कार्य से। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में भारत की दो सबसे प्राचीन लिपि का अर्थ निकाला, ये पढ़ा, ठीक है। ये सबसे जेम्स प्रिंसेप, अगर हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, आपको ये टॉपिक नाम आया हुआ जेम्स प्रिंसेप का, तो इसका मतलब ये है कि 1838 में इन्होंने भारत की जो सबसे पुरानी लिपियां, इसमें प्राचीनतम लिपि, कौन कौन सी प्राचीनतम लिपि थी? देखिए यहाँ प्राचीनतम लिखा है, इसमें देख लीजिए दो लिपि कौन सी, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ठीक है, ये खरोष्ठी, दो लिपियों का इन्होंने अर्थ निकाला था, ब्राह्मी और खरोष्ठी का, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में अगर हमें पढ़ना है इसमें, तो इसके बारे में इतना ही पढ़ना है कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे और उन्होंने क्या किया था भारत के लिए। अब एक इसमें और शब्द है, देखिए वो है प्रियदर्शी। अब प्रियदर्शी के बारे में देखते हैं। अब अगला जो शब्द इसमें है वो है प्रियदर्शी। कौन सा है? ये है प्रियदर्शी, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, इसका मतलब क्या है, प्रियदर्शी का मतलब क्या है। प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग सामान्य तौर पर मौर्य वंश के अभिलेखों में किया गया है, और प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर मुख कृति वाला व्यक्ति, ठीक। प्रियदर्शी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो चेहरा है वो देखने में काफी खूबसूरत हो, सुंदर दिखने में लगता हो, उसे हमने प्रियदर्शी का नाम दिया है। और ये प्रियदर्शी शब्द जो है यह अशोक के अभिलेखों में सामान्य तौर पर इसका प्रयोग किया गया है। तो प्रियदर्शी अगर शब्द पूछता है आपसे तो प्रियदर्शी का मतलब क्या है तो बताओगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मुख कृति बहुत सुंदर देखने में हो, उसे प्रियदर्शी कहा गया, ठीक है, सुंदर मुख कृति वाला व्यक्ति को। इससे पहले मैंने जेम्स प्रिंसेप के बारे में आपको बताया ही,
ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग। तो मतलब कि इसमें दो जो चीजें हैं, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी और प्रिंसेप, प्रिंसेप और प्रियदर्शी दो शब्द है जिसके बारे में आप लोगों को पता चला यहाँ पर। तो अब हम जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे आगे पढ़ना, इस चैप्टर को हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमने इसका सामान्य तौर पर इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया सारा। इसका जो पहला टॉपिक था प्रियदर्शी और प्रिंसेप, वो हमने चीजें कर लिया है। अब हम आगे इस चैप्टर में जो चलेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, जो आरंभिक शुरुआत के जो महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जो शुरुआत के 16 राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, अशोकाबाद के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मेरा मकसद था मैं कि आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन सही से बता दूं। इसमें आने वाले जो शब्द थे जैसे अभिलेख, पांडुलिपि, जनपद, ठीक है, अभिलेखा शास्त्र, ये बताना मेरा मकसद था। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा आप लोगों को प्रिंसेप और प्रियदर्शी बता दिया। अगली वीडियो में हम 16 महाजनपदों को उनकी राजधानियों के रूप में उन पे राजाओं ने शासन किया उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। कौन से महाजनपद गण और संघ थे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। इस वीडियो को अगर पसंद हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करें।